हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। इससे पहले हम इसके दो पार्ट बना चुके हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आप इन दोनों पार्ट को तथा पिछले सभी चैप्टर्स को हमारी प्लेलिस्ट क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक तथा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं 27 जून को यूपीएससी प्री 2021 का एग्जाम होने वाला है। इस प्री के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अब 6 मंथ का टाइम बाकी है। इस 6 मंथ के लिमिटेड टाइम में आप कैसे यूपीएससी सीएससी 2021 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है 6 मंथ बैच कोर्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बैच कोर्स जो है 28 दिसंबर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव होने वाला है। यह बैच कोर्स हिंदी, इंग्लिश एवं बायलिंगुअल होने वाला है। इस बैच कोर्स में आपको प्रीलिम्स की फुल सिलेबस कवरेज कराई जाएगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। साथ ही आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और इसका एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप इसका पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं और आपको यहाँ पर मिलेंगी डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको प्री के साथ साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो इसके लिए अभी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है और अपना गोल यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और यूज करना है आपको हमारा रेफरल कोड UNYT10। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड UNYT10 यूज़ करते हैं वैसे ही आपको 24 मंथ का जो बैच कोर्स है जो कि 72,000 रुपये का है, इस पर आप जो है 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी कि 72,000 में से आप जो है 7200 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं और यह बैच कोर्स आप 64,800 रुपये में खरीद सकते हैं। तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए तथा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाने के लिए यूज करें हमारा रेफरल कोड UNYT10। तो आइए साथियों, आप शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, इस पार्ट में हम गति का ग्राफीय प्रदर्शन तथा गति के सूत्रों का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें ग्राफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो साथियों, किसी भी वस्तु की गति को प्रदर्शित करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। या अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनकी आधारभूतिक सूचनाएं हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ एक जो है सुविधाजनक विधि प्रदान करता है। यानी कि ग्राफ एक ऐसी सुविधाजनक विधि है जिसके माध्यम से हम आधारभूतिक सूचनाओं को दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो आपने देखा ही होगा, आप क्रिकेट देखते ही होंगे, तो जो क्रिकेट मैच के प्रसारण में भी हम ग्राफ का उपयोग करते हैं। तो उस ग्राफ में हम क्या दिखाते हैं साथियों, उस ग्राफ में हम दिखाते हैं प्रत्येक ओवर में टीम के रन रेट को ऊर्ध्वाधर दंड आलेख में हम दर्शा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ से क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं और इस प्रकार से जो है रेखाएं चलती रहती हैं और नीचे लिखा होता है 10 ओवर, 1 से 10 ओवर, 10 से 20 ओवर, इस तरह से लिखा हुआ भी आधारभूतिक सूचनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं ग्राफ का प्रयोग। ठीक है, थर्ड, आपने गणित के विषय में पढ़ा है। ठीक है, गणित को भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसमें भी एक सरल रेखीय ग्राफ दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने में हमारी मदद करते हैं। जो ग्राफ होता है उसके माध्यम से हम दो चर रैखिक समीकरणों को भी हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान में भी ग्राफ का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो भौतिक विज्ञान में हम दो वस्तुओं की यदि गति में हमें तुलना करनी हो तब हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गति का ग्राफ का प्रयोग हम कब करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको देख लें। एक एक पॉइंट को नोट करते जाएं कॉपी में, जिससे कि आपको एग्जाम में उत्तर लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट, दूरी समय ग्राफ से समय के किसी भी बिंदु पर वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो इस दूरी समय ग्राफ से हम किसी भी समय पर किसी भी वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। किसके द्वारा? दूरी समय ग्राफ के द्वारा। अगर हम वेग समय ग्राफ की बात करें तो वेग समय ग्राफ की ढाल से हम किसी भी वस्तु की त्वरण को बता सकते हैं कि वस्तु में
त्वरण हो रहा है या मंदन हो रहा है और किस गति से त्वरण हो रहा है, यानी 2 सेकेंड में कितना एक्सीलरेशन हो रहा है उस वस्तु में, ये हम वेग समय ग्राफ से बता सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, यानी कि त्वरण को ज्ञात करने के लिए हम किस ग्राफ का उपयोग करते हैं, तो हम करते हैं वेग समय ग्राफ का। ठीक है, किसी वस्तु के गति का वर्णन करने के लिए एक भौतिक राशि है, कौन? ग्राफ। ग्राफ क्या है? किसी भी वस्तु की यदि हमें गति का वर्णन करना है तो हम जो है ग्राफ का उपयोग करते हैं। जैसा कि गति की हम एक इकाई ले लें, दूरी या वेग ले लें, या एक अन्य दूसरी राशि समय है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये करती हैं गति का वर्णन। क्या करती हैं? गति का वर्णन करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गति को प्रदर्शित करने के लिए 2 शर्त हैं। कौन कौन सी 2 शर्त हैं? तो फर्स्ट शर्त है हमारी, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमें किसी वस्तु के समय बताना है, ठीक है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को बताना है, तो हमें दूरी समय ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि किसी भी निश्चित समय में उस वस्तु के वेग में बदलाव को बताना है तो हम वेग समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं दूरी समय ग्राफ को। तो दूरी समय ग्राफ क्या होता है? इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, समय को एक्स अक्ष के साथ ले लेते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताएंगे। ये जो एक्स अक्ष है इसके साथ हम लेते हैं, इस पर रखते हैं, समय को लिखते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष पर हम क्या लिखते हैं? वाई अक्ष पर हम लिखते हैं दूरी को, यानी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी कि दूरी और समय। यहाँ पे हमने रखा समय और यहाँ पे रखी दूरी, तो ये क्या हो गया? दूरी समय ग्राफ हो गया। क्या हो गया? दूरी समय ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दूरी समय ग्राफ असमान चाल से गति करती हैं या ब्रह्मावस्था में रहती हैं। ठीक है, तो हम दूरी समय ग्राफ को, बहुत सारी शर्तें हैं, जैसे कि एक समान चाल से वस्तु चल रही है या असमान चाल से, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नीचे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्य अवधारणाएं। तो मुख्य अवधारणाएं वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसके द्वारा लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यही होता है अनुक्रमानुपाती, यानी बढ़ रहा है तो दोनों तरफ बढ़ेगा और घट रहा है तो दोनों तरफ घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? उल्टा होता है, एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा। ठीक है, अब हम प्रदर्शित करते हैं एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ को, कि एक समान चाल के लिए अगर हमें दूरी समय ग्राफ को दर्शाना हो तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो समय ग्राफ है एक समान चाल के लिए बनाया गया। किसके लिए? एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। यानी कि अगर हम 10 किलोमीटर की दूरी चलेंगे तो हमें मान लो कुछ समय लगता है, ठीक है, तो फिर अगले जो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें समय लगेगा वह उतना ही होगा जितना हमें पहले लगा था। ठीक है, और 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें समय लगेगा वह भी उतना ही होगा, यानी रेखा में बनेगा। कैसा बनेगा? बिल्कुल सरल रेखा में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा दूरी और समय का अंतर होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके सूत्र पर, कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगर हमें एक समान, कैसा, अगर एक समान चाल के लिए हमें दूरी समय ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनेगा? वो हमारा बनेगा बिल्कुल सरल रेखा में। ठीक है, अगर हमें बनाना है असमान चाल के लिए तो वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, यानी वक्राकार बनेगा। ठीक है, अभी इसको हम नीचे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं चाल के लिए सूत्र क्या बनेगा। तो यदि हमें दूरी समय ग्राफ से अगर चाल निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? दूरी बटे क्या कर देंगे? समय, हमारी क्या निकल आएगी? चाल निकल आएगी। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दूरी को हमने लिया था S2 - S1। कैसे? अभी देखो चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने चली S1 दूरी,
ठीक है, ये S1 दूरी और ये S2 दूरी, तो इनके बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, यही तो दूरी हमने चली। तो अब हमने क्या किया, समय 2 लिए, हमने क्या लिया, T1 समय लिया और T2 समय लिया। तो हम T2 में से T1 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा। तो यही हम जब रख देंगे, दूरी हमारी है S2 माइनस S1 और समय है हमारा T2 माइनस T1, तो दूरी बटे समय कर देंगे, हमारी क्या निकल आएगी, चाल निकल आएगी। किन्हीं भी दो बिंदुओं पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ को। तो साथियों, जो हमारी असमान चाल होगी, तो जो हमारा समय ग्राफ बनेगा, दूरी समय ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो वक्र के आकार का बनेगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कैसा बनेगा, वक्र के आकार का बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो दूरी और समय होगी, यानी कि समान समय में आप समान दूरी को तय नहीं करेंगे। यानी अगर अब आप पहले मिनट में 10 किलोमीटर चलते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे मिनट में भी 10 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दूरी असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ कैसा बनेगा, तो बनेगा वक्राकार। कैसा बनेगा, वक्र के आकार का। और आप इस प्रकार से चित्र को बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर देखो दिया है हमें सीधे सीधे कि असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति जो है वो कैसी होगी, वक्र रेखा के आकार की होगी। किस आकार की होगी, वक्र रेखा के आकार की होगी। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। तो जो वेग समय ग्राफ होते हैं साथियों, इसमें हम क्या करते हैं, इस ग्राफ में हम क्या करते हैं, समय को हम एक्स लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे वेग। जब वेग समय ग्राफ है तो हम क्या लेंगे, वेग। तो ये क्या बन जाता है हमारा, वेग और समय, तो क्या बन जाता है, वेग समय ग्राफ। ठीक है, यदि वस्तु जो है एक समान वेग से गतिमान है, तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण को बताता है, परिणाम को बताता है। यानी कि जो वेग समय ग्राफ है और जो समय अक्ष के द्वारा, वेग समय ग्राफ के द्वारा और समय अक्ष के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र होता है, उसे हम विस्थापन का परिणाम कहते हैं। तो अभी इसको भी चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। तो जो वेग समय ग्राफ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक समान चाल के लिए वेग समय ग्राफ को। तो साथियों, जो एक समान चाल के लिए जो वेग समय ग्राफ होगा वो बिल्कुल ही सीधी रेखा में होगा। जैसे कि मान लो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहे हैं। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अगर वेग से चल रहे हैं और अगले घंटे में भी हमारा वेग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, और फिर अगले घंटे में जो हमारा वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, फिर इससे भी अगले घंटे में हमारा वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। तो इस प्रकार से जो हमारा वेग समय ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा में बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं दूरी को। वेग से चले हैं, जिस वेग से हम चले हैं उनका करवा देंगे गुणा, तो हमारी क्या निकल आएगी, दूरी। और यही जो क्षेत्र है इसको बोल रहे थे ये। ठीक है, वेग समय ग्राफ और जो समय द्वारा जो बना जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम विस्थापन। कितना विस्थापन हुआ, इतना विस्थापन हुआ। ठीक है, तो इसी क्षेत्र को हम कहते हैं साथियों विस्थापन। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एक समान त्वरित गति से, अगर एक समान गति से जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो ग्राफ हमारा जो है इससे बनेगा। किस प्रकार से, एक सीधी रेखा ऐसे चढ़ती चली जाएगी ऊपर। यानी कि अगले सेकंड हम 10 में चले, फिर अगले सेकंड हमारा 2 की वृद्धि हो गई, फिर 12 से, फिर 14 से। तो इस प्रकार से हमारा ये समय ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ कैसे बनता है। जो असमान त्वरित गति होती है तब कैसे वेग समय ग्राफ बनता है हमारा, तो कुछ इस प्रकार से हमारा समय ग्राफ बनता है। और एक समय ग्राफ कुछ हमारा इस प्रकार से भी बनता है कि कभी कभी चाल क्या होती है, घटती है, कभी बढ़ती है। तब तो ऐसे बनता है, पहले बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी, तब तो ऐसे बनता है। लेकिन लगातार जो है घटती चली जाती है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा समय ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफीय विधि से गति के सूत्र को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से गति का सूत्र। तो साथियों, कोई वस्तु जब सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है और एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, वो समीकरणों के द्वारा उसके वेग,
गति के दौरान त्वरण उसके द्वारा तय की गई दूरी में जो संबंध होता है वह कौन स्थापित करता है, वह करता है समीकरण। तो इन्हीं समीकरणों को हम कहते हैं गति का समीकरण, यानी कि त्वरण, वेग, गति आदि में जो संबंध स्थापित करता है उसे हम कहते हैं समीकरण। और यह जो गति का, इसी को हम कहते हैं गति का समीकरण। और ये समीकरण होते हैं 3। कितने होते हैं समीकरण यहाँ पर हमारे? 3। पहला है हमारा v बराबर u प्लस AT। आपको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा होता है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर। तीसरा हमारा गति का समीकरण होता है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा v बराबर होता है ये होता है हमारा अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग। और u बराबर होता है हमारा प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। और जहाँ a बराबर एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होता है, और t बराबर होता है टाइम, और s बराबर हमारा होता है विस्थापन या दूरी, ठीक है, विस्थापन या दूरी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं समीकरण। किसके? गति के समीकरण। आपको याद रखने हैं तीनों समीकरण, ठीक है। अब इनको हम ज्ञात करते हैं वेग समय ग्राफ के द्वारा। तो आइए गति के समीकरण को प्राप्त करने के लिए वेग समय ग्राफ को हम बनाते हैं, दर्शाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक वेग समय ग्राफ बनाया हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये जो OC रेखा है, ठीक है, ये क्या बता रही है? ये हमारी बता रही है समय, ठीक है। ये OC और AD रेखा है, ये बता रही है समय। और ये वहीं पर जो हमारी OE, ठीक है, और तथा B और C, ठीक है, B और C रेखा है, ये हमारी बता रही है क्या? ये भी हमारा बता रहा है वेग। ये दोनों रेखाएं हमारी बता रही हैं वेग, ठीक है, ये वेग बता रही हैं और ये बता रही है समय, ठीक है, समय बता रही है। और यह जो रेखा AB है, जो तिरछी रेखा हमारी AB है, यह बता रही है वेग में त्वरण, ठीक है, वेग में त्वरण। तो इसी वेग समय ग्राफ से हम गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो आइए पहले हम लिखते हैं पॉइंट इसके, जो हमने अभी आपको बताए वही पॉइंट लिखने हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इस वेग समय ग्राफ में OE रेखा और जो BC रेखा अभी हमने बताई वो किसे प्रदर्शित करती हैं? वेग को प्रदर्शित करती हैं। जबकि OC रेखा है समय को प्रदर्शित करती है। जो OC रेखा हमारी इस तरह से थी वो किसको? समय को। और जो ऐसी ऊर्ध्वाधर रेखा थी OE और BC, ठीक है, ये करती थी हमारी परिवर्तन यानी कि त्वरण को प्रदर्शित करती थी, यानी कि ए को, एक्सीलरेशन को प्रदर्शित करती थी, ठीक है। वेग समय ग्राफ से वस्तु के त्वरण को व्यक्त किया जाता है, यानी वेग समय ग्राफ से हम किसको व्यक्त करते हैं? वस्तु के त्वरण को व्यक्त करते हैं। तो आइए साथियों अब देखते हैं इसका जो है सूत्र, ठीक है। सूत्र को हम कैसे निकालेंगे साथियों? यहाँ पर हमारा दिया है b बराबर u प्लस AT। तो जैसा हमने समय ग्राफ में आपको बताया था, जो हमारा प्रारंभिक और अंतिम वेग है, आप देखकर यहाँ पर सभी के मान रख सकते हैं। और इस PDF के माध्यम से जो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, इस माध्यम से आप इन सूत्रों का निगमन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसका भी जो है निगमन कर देंगे। तो साथियों अब इसी वीडियो के एंड के साथ हमारा जो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है वो भी आज समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो अभी तक यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर 8 चैप्टर तक के वीडियो को नहीं देखा है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तथा इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।